Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIC 110 History of India 1757 to 1857। जिन भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए तो आप क्या करेंगे, गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए हमारी एक वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com, ठीक है। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से क्या आप जो भी आपका पेपर कोड होगा BHIC 110, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहाँ से बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज करके, ठीक है, गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो पूरी कर लेते हैं तो आप अपना एग्जाम आसानी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ नोट ऑन द एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन अवध। यानी कि आपको ये बताना है कि एक्सपेंशन कैसे हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का अवध में, ठीक है। सो द इंट्रोडक्शन इज, द एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन अवध वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। यानी कि जो एक्सपेंशन था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल का इन अवध, वो क्या था, एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसने कि बहुत सारा टाइम लिया ड्यूरिंग द 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है। मतलब ये कब हुआ था, ये टाइम पीरियड है आपका 18th और अर्ली 19th सेंचुरी का टाइम है, जब ईस्ट इंडिया क्या हुई थी, एक्सपैंड हुई थी अवध में। सो अवध क्या है, अवध वाज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट प्रॉस्पेरियस रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अवध एक रिचेस्ट और प्रोस्पेरियस रीजन था नॉर्थ इंडिया का। इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन, उसकी क्या है, अवध की क्या है, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, फर्टाइल लैंड है, और उसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ने क्या है, उसको एक मेजर टारगेट बनाया ब्रिटिश के लिए। सो द कंपनी यूज्ड डिप्लोमेसी, प्रेशर एंड फाइनली एनेक्सेशन टू ब्रिंग अवध अंडर इट्स कंट्रोल। यानी कि कंपनी ने क्या क्या, कंपनी ने डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस किया, प्रेशर को यूज़ किया, और फाइनली उन्होंने एनेक्सेशन की मदद से क्या किया, अवध को अपने कंट्रोल में लाया, ठीक है। फर्स्ट इज अर्ली रिलेशंस विद अवध, यानी कि उन्हें उनके अर्ली रिलेशंस क्या थे अवध के साथ। So in the beginning, the Nawabs of Awadh maintained friendly relations with the East India Company। यानी कि शुरुआत में क्या था, जो नवाब्स थे अवध के, उन्होंने क्या है, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। सो द ब्रिटिश वांटेड अ स्ट्रॉन्ग बफर स्टेट बिटवीन बंगाल एंड द राइजिंग पावर ऑफ मराठास। तो ब्रिटिश क्या चाहते थे, वो एक स्ट्रॉन्ग बफर स्टेट को चाहते थे बंगाल के बीच में और द राइजिंग पावर ऑफ मराठास के बीच में, ठीक है। सो दे सपोर्टेड द नवाब्स इन रिटर्न फॉर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कोऑपरेशन। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सपोर्ट किया नवाब्स को, ठीक है, इन रिटर्न फॉर देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कोऑपरेशन। हाउएवर दिस फ्रेंडशिप स्लोली टर्न इनटू ब्रिटिश डोमिनेशन। यानी कि जो ये फ्रेंडशिप थी, ये स्लोली कैसे टर्न हो गई, ब्रिटिश डोमिनेशन में टर्न हो गई। सो द कंपनी यूज ट्रीटीज टू इंफेयर इन अवध्स इंटरनल मैटर। फिर उसके बाद क्या किया, कंपनी ने ट्रीटीज को यूज किया ताकि वो इंटरफेयर कर सके अवध के इंटरनल मैटर में। सेकेंड इज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी वो 1765 में साइन हुई थी। यानी कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को 1765 में साइन किया गया था। ये ट्रीटी मार्क करती है बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ओवर द अवध। यहाँ पे क्या हुआ था, नवाब को एक ह्यूज, नवाब हैड टू पे ह्यूज इंडेमिनिटी टू द ब्रिटिश। यानी कि नवाब को बहुत ज़्यादा बड़ी ह्यूज इंडेमिनिटी पे करनी पड़ी थी ब्रिटिश को। कंपनी ने गेन किया था द राइट टू स्टेशन इट्स ट्रूप इन अवध एंड द नवाब हैड टू बेयर देयर एक्सपेंसेस। यानी कि जो कंपनी थी अब अपने ट्रूप्स को कहाँ पे स्टेशन करेगी, अवध में, और नवाब क्या करेगा, उनके एक्सपेंसेस को बेयर करेगा। सो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत हैवी फाइनेंशियल बर्डन आया अवध पे, और उससे जो नवाब की अथॉरिटी थी वो वीक हो गई। थर्ड इज इंक्रीजिंग ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द ईयर्स, द कंपनी केप्ट इंक्रीजिंग इट्स इंटरफेरेंस। यानी कि जब साल बढ़ते गए तो क्या क्या, कंपनी ने अपना इंटरफेरेंस को और इंक्रीज किया। द नवाब वॉज फोर्स टू डिसमिस हिज ओन ट्रूप्स एंड डिपेंड ऑन ब्रिटिश फोर्सेस फॉर प्रोटेक्शन। यानी कि नवाब को फोर्स किया गया कि वो अपने खुद के जो ट्रूप्स थे उनको डिसमिस कर दे, और वो ब्रिटिश फोर्सेस पे, ब्रिटिश जो भी ब्रिटिश फोर्सेस थे उन पर डिपेंड रहे अपने प्रोटेक्शन के लिए। हैवी पेमेंट्स टू द कंपनी ड्रेन द ट्रेजरी। यानी कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारे
पेमेंट्स किया कंपनी को, उसकी वजह से उनकी ट्रेजरी थी वो ड्रेन हो गई। ब्रिटिश रेजिडेंट्स स्टार्टेड कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, यानी कि जो भी ब्रिटिश के ऑफिशियल्स रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अब स्टार्ट कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को कंट्रोल करना। सो अवध वंस अ स्ट्रॉन्ग स्टेट बिकेम डिपेंडेंट एंड पॉलिटिकली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ दीज प्रेशर्स, यानी कि अवध जो एक टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट रहा करता था वो क्या हुआ, अब डिपेंडेंट हो गया था और पॉलिटिकली अनस्टेबल बन गया था इन प्रेशर्स के कारण। फोर्थ इज एक्विजिशन ऑफ मिसरूल। बाय द 19th अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी वांटेड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द अवध, यानी कि 19th सेंचुरी तक क्या चाहते थे, जो कंपनी थे वो चाहती थी कि जो वो है अपना पूरा कंट्रोल क्या करे, कंप्लीट कंट्रोल कर सके अवध पे। तो उसको उनके एनेक्सेशन को जस्टिफाई करने के लिए क्या किया, ब्रिटिश ने नवाब को एक्यूज किया, ठीक है, जो था वजीद अली शाह, of poor administration. So they claimed that the people were suffering and that the British needed to take Awadh to improve the governance. उन्होंने क्लेम किया जो वहाँ के सब्जेक्ट्स थे, वहाँ के जो पीपल थे वो सफ़र कर रहे थे, इस वजह से ब्रिटिश को क्या करना पड़ा, टेक ओवर करना पड़ा अवध पे ताकि वो उनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सके। सो ऑल्दो द चार्जेस वर एग्जैजरेटेड, यानी कि चार्जेस को बहुत एग्जैजरेट किया गया था, तो ब्रिटिश ने क्या किया, उनको यूज़ किया एज अ रीज़न टू एंड अवध इंडिपेंडेंस। फिफ्थ इज एनेक्सेशन ऑफ अवध, यानी कि उन्होंने अवध को एनेक्सेशन कब किया था, 1856 में। सो इन 1856 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी आइडिया ऑफ मिस गवर्नेंस। उन्होंने अवध को, ठीक है, एनेक्स किया था अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी, ठीक है। नवाब वजीद अली शाह वॉज रिमूव फ्रॉम द पावर, यानी कि जो वहाँ पे उस टाइम पे नवाब थे वजीद अली शाह, उनको रिमूव किया गया था फ्रॉम द पावर। अवध एक पार्ट बन गया था ब्रिटिश एम्पायर का। बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, नोबल्स थे अवध के, वो एंग्री हुए इस एनेक्सेशन से, विच लेटर कंट्रीब्यूटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। In conclusion, we can say that the expansion of East India Company's rule in Awadh was not sudden, यानी कि ये बहुत एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी। It was a step-by-step process that involves treaties, political pressures, and finally annexations. So the annexation deeply hurt the people of Awadh. इस annexation की वजह से क्या हुआ, जो अवध के people थे वो deeply hurt हुए, जिसकी वजह से ये एक one of the major causes बनता है आपका 1857 रिवोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स, यानी कि जो ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स थी उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे, ठीक है। So when the British came to India, they changed the traditional land revenue system. यानी कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था इंडिया का उसको चेंज कर दिया। उनका मेन एम था कि वो मैक्सिमम रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके टू रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेक प्रॉफिट्स। सो फॉर दिस उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराए नए नए लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। उनके जो 3 मेजर इंपॉर्टेंट सिस्टम्स थे वो थे, एक पहला परमानेंट सिस्टम, सेकंड रैयतवाड़ी सिस्टम, थर्ड इज महलवाड़ी सिस्टम। So each system affected farmers, landlords and villages in different ways. अब जो ये तीनों ही सिस्टम थे ये अलग अलग प्रकार से क्या करते थे, फार्मर्स को, लैंडलॉर्ड्स को और विलेजेस को अफेक्ट करते थे। पहले हम देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। दिस सिस्टम क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स कॉल्ड जमींदार्स। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट आपका कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था इन द स्टेट ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। इसने एक नई क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स को क्रिएट किया था जिसको हम जमींदार्स बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन फीचर्स था, द रेवेन्यू वॉज फिक्स परमानेंटली मीनिंग इट वुड नॉट इंक्रीज इन द फ्यूचर। इसमें क्या था, जो रेवेन्यू था उसको फिक्स कर दिया था परमानेंटली, ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये था कि ये जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज नहीं करेगा फ्यूचर में। सो जमींदार्स वर मेड द ओनर्स ऑफ द लैंड। इसमें क्या था, जो ये नई क्लास थी ना लैंडलॉर्ड्स की, जो ये एमर्ज हुई थी इसमें जमींदार्स, उनको क्या कर दिया था, ओनर्स बना दिया था लैंड का। दे हैड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम पेजेंट्स एंड डिपॉजिट इट विद द ब्रिटिश। उनको क्या था, उनको ये राइट था कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे फार्मर्स से, ठीक है, पेजेंट्स से, और उसको डिपॉजिट करेंगे विद द ब्रिटिश। सो इफ जमींदार्स फेल टू पे रेवेन्यू ऑन टाइम द लैंड कुड बी सोल्ड। मान लीजिए कोई जमींदार है वो अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहा है टाइम पे, तो जो उनकी लैंड होती थी उसको बेच दिया जाता था। सो पेजेंट बिकम्स टेनेंट्स एंड हैड नो ओनरशिप राइट्स। तो जो पेजेंट्स थे वो क्या बन गए थे, टेनेंट्स बन गए थे, ठीक है, और उनको कोई ओनरशिप राइट्स नहीं थे। इसके इफेक्ट्स क्या थे, जमींदार्स ऑफन चार्ज
हाई वेरी हाई रेंट्स, यानी कि ज़मींदार क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा हाई रेंट्स चार्ज करते थे। पेजेंट्स को पॉवर्टी फेस करनी पड़ती थी, इनसिक्योरिटी को फेस करना पड़ता था। ज़मींदार बहुत पावरफुल बने, वाइल एग्रीकल्चर डिड नॉट डेवलप मच। अब हम रैयतवाड़ी सिस्टम देखते हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड मेनली बाय थॉमस मनरो इन मद्रास, बॉम्बे एंड सम सदर्न रीजन्स। यानी कि जो आपका रैयतवाड़ी सिस्टम था ये आपका इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मनरो ने मद्रास में, बॉम्बे में और सब साउदर्न रीजन्स में। इसके मेन फीचर्स थे, यहाँ पे कोई भी ज़मींदार नहीं था। इंस्टेड द ब्रिटिश कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द रैयट्स, दैट इज फार्मर्स। तो फार्मर्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर्स ऑफ देयर लैंड। यहाँ पे क्या था, फार्मर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता था ओनर्स ऑफ देयर लैंड एज लॉन्ग एज दे पेड द रेवेन्यू, यानी कि जहाँ तक कि वो अपना रेवेन्यू को पे करते थे तब तक ही उन्हें ओनर्स ऑफ द लैंड बोले थे। रेवेन्यू डिमांड वॉज हाई एंड हैड टू बी पेड इन कैश, यानी कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम था या फिर रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट था, यहाँ पे क्या था, रेवेन्यू डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई थी और उसको कैश में पे करना पड़ता था। इसके इफेक्ट्स थे, जो फार्मर थे दे हैड सम राइट्स बट हाई टैक्सेस पुश्ड देम इनटू डेब्ट, यानी कि फार्मर्स के पास राइट्स तो थे बट लेकिन उनके हाई टैक्स देने की वजह से क्या हुआ, वो डेब्ट में चले गए थे, यानी कि वो कर्जे में चले गए थे। मैनी फार्मर्स लॉस्ट लैंड ड्यू टू फेलियर टू पे रेवेन्यू, बहुत सारे जो फार्मर्स थे उन्होंने अपनी लैंड को लूज कर दिया था क्योंकि वो जो रेवेन्यू थे उसको पे करने में फेल हो गए। एग्रीकल्चर रिमेन अंडर प्रेशर ड्यू टू द फ्रिक्वेंट रिविजन्स ऑफ द रेवेन्यू। Now we will look at the Mahalwadi settlement. Mahalwadi settlement was introduced in northwestern provinces, Punjab and part of central India. यानी कि जो आपका महलवाड़ी सिस्टम था ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब में और पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में। इसके जो मेन फीचर्स थे, रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम एन एंटायर महल। यहाँ पे महल किसको बोला गया है, विलेज को या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस को। ठीक है, तो जो विलेज कम्युनिटी थी या फिर हेडमैन थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे रेवेन्यू को पे करने के लिए। सेटलमेंट वॉज नॉट परमानेंट एंड वॉज रिवाइज पीरियडिकली, यहाँ पे जो सेटलमेंट थी वो परमानेंट नहीं थी बल्कि उसको पीरियडिकली रिवाइज किया जाता। इसका इफेक्ट क्या पड़ा, जो विलेजेस थे दे हैड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विच समटाइम्स क्रिएटेड प्रेशर, यानी कि विलेजेस की यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर क्रिएट होता था। सो फ्रीक्वेंट चेंजेस इन रेवेन्यू कॉज इंस्टेबिलिटी, यहाँ पे क्या है, जो रेवेन्यू था वो पीरियडिकली रिवाइज होता था, इसलिए फ्रीक्वेंट चेंज होने की वजह से क्या हुआ, इंस्टेबिलिटी बहुत हो गई थी। पेजेंट स्टिल फेस्ड हाई टैक्सेस, यानी कि पेजेंट्स को अभी भी क्या करना पड़ता था, हाई टैक्सेस को फेस करना पड़ता था। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स वर मेनली डिजाइन टू इंक्रीज रेवेन्यू फॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश के लैंड सेटलमेंट्स थे उनको डिजाइन किया गया था ताकि वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए। ऑल्दो दे क्रिएटेड न्यू लैंड सिस्टम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, these settlements generally harmed Indian peasants. ऑल्दो उन्होंने क्या किया था, नए नए लैंड सेटलमेंट्स को, ठीक है, इंट्रोड्यूस करा था, बट जो ये सेटलमेंट्स थे इन्होंने क्या किया, जनरली जो इंडियन पेजेंट्स थे उनको हार्म ही किया। सो हाई रेवेन्यू डिमांड्स, लॉस ऑफ लैंड एंड डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स क्रिएटेड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड सफरिंग, यानी कि हाई रेवेन्यू डिमांड होने की वजह से, लॉस ऑफ लैंड की होने की वजह से और डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स होने की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और सफरिंग हो गई, ठीक है। सो द सिस्टम प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग इंडियाज रूरल इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो सिस्टम ने क्या किया, दे प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग इंडियाज रूरल इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नाउ वी विल लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि जो आपका रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसके मेन कॉजेस क्या थे, ठीक है, हम वो देखेंगे। सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैड मेनी कॉजेस, यानी कि जो आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे कॉजेस थे। इसके कॉजेस को हम मेनली, ठीक है, ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, social and military factors. First, we will look at some political causes. So, one of the main political causes was the British policy of expansion. यानी कि जो आपका मेन पॉलिटिकल कॉज था वो था ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, बहुत सारे इंडियन स्टेट को एनेक्स किया था अंडर द पॉलिसी, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, ठीक है, विच अलाउड देम टू टेक ओवर स्टेट्स इफ अ रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, यानी कि अगर मान लीजिए किसी रूल कोई स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपका जो रूलर है वो मर जाता है और उसका कोई मेल हेयर नहीं बचता है, यानी कि उसका कोई भी सक्सेसर नहीं होता है, तो यानी कि तो फिर जो भी ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे वो क्या करते थे, उस स्टेट को अपने अंडर एनेक्स कर लेते थे अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी के अंडर। सो ठीक है, फेमस एग्जांपल्स इंक्लूड द एनेक्सेशन ऑफ अवध एंड झांसी, यानी कि जो फेमस उस टाइम पे एनेक्सेशन हुआ था वो था आपका अवध और झांसी का, ठीक है। मैनी किंग्स एंड नोबल्स लॉस्ट देयर पावर एंड लैंड
which created anger and resentment against the British. Second is economic causes, economic exploitation by British, widespread पॉवर्टी, यानी कि इकोनॉमिक जब एक्सप्लॉयटेशन किया ब्रिटिश ने उसकी वजह से क्या हुआ, आपका पॉवर्टी क्रिएट हुई, ठीक है. So they introduced heavy taxes on farmer, ruined traditional industries and forced peasants to grow cash crops instead of food crops. उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा heavy taxes लगा दिया फार्मर्स पे, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रुइन कर दिया था. उन्होंने पेजेंट्स को फोर्स किया कि वो कैश क्रॉप्स को ग्रो करें इंस्टेड ऑफ द फूड क्रॉप्स. Indian artisans and weavers lost their livelihood because British manufactured goods were cheaper. यानी कि जो इंडियन आर्टिसंस थे और वीवर्स थे उन्होंने अपने लाइवलीहुड्स को खो दिया क्योंकि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो बहुत चीपर थे. सो द ब्रिटिश also took the control of lands and forests, leaving peasants and tribal in poverty. ब्रिटिश ने क्या कर दिया था, उन्होंने टुक ओवर किया कंट्रोल ऑफ द लैंड एंड फॉरेस्ट, यानी कि वो लैंड और फॉरेस्ट को भी कंट्रोल करने लग गए थे, जिसकी वजह से जो पेजेंट्स और ट्राइबल्स थे वो पॉवर्टी में आ गए थे. थर्ड इज सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज. So the British inferred in Indian society, religion and customs. They tried to impose Western education, laws and Christian beliefs, which many Indians saw as a threat to their culture. British ने क्या किया, इंटरफेयर किया इंडियन की सोसाइटी में, रिलीजन में और कस्टम्स में. उन्होंने ट्राई किया कि वो अपने वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पोज करें, लॉज को इम्पोज करें, क्रिश्चियन बिलीफ्स को इम्पोज करें, जिसकी वजह से क्या है, इंडियंस ने उसको एक थ्रेट देखा अपने कल्चर के लिए. तो सोशल रिफॉर्म्स जैसे कि आपका बैनिंग सती एंड प्रमोटिंग विडो रीमैरिज, ऑल्दो पॉजिटिव इन नेचर, यानी कि इस टाइम पे सोशल रिफॉर्म्स तो हुए थे, जैसे कि उन्होंने सती को बैन कर दिया था, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया था, ये सारे पॉजिटिव थे नेचर में, बट वर सीन बाय मैनी एज इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी कि पर बहुत लोगों ने इसको क्या देखा था कि ये हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में क्या है, इंटरफेरेंस है. सो द रूमर्स अबाउट ब्रिटिश इंटेंशंस टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियंस क्रिएटेड फेयर एंड रिजेंटमेंट. Fourth is military causes. The revolt started among the Indian soldiers of the British Army. यानी कि जो ये रिवोल्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था इंडियन सोल्जर्स के अमंग में, ठीक है, जो कि ब्रिटिश आर्मी में थे उस टाइम पे. सो देयर वर मेनी कंप्लेंट्स अबाउट द लो पे, पुअर ट्रीटमेंट एंड लैक ऑफ प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज. उस टाइम पे बहुत सारी कंप्लेंट्स थे उनके लो पे के बारे में, ठीक है, उनके पुअर ट्रीटमेंट के बारे में एंड द लैक ऑफ promotion opportunities. So the immediate trigger was the introduction of new Enfield rifle cartridges. यानी कि जो आपका immediate trigger था इस revolt of 1857 के लिए वो आपका था कि new Enfield rifle cartridges जो आए थे, they were said to be greased with the cow and pig fat. So this offended both Hindu and Muslim soldiers, as cows are sacred to Hindus and pigs are forbidden to the Muslims. यानी कि तो इसने क्या किया, ऑफेंड किया दोनों ही हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स को. ये काउस क्या थी, हिंदूज के लिए सेक्रेड थी एंड पिग्स वर फॉरबिडन टू द मुस्लिम्स. फिफ्थ इज इमीडिएट कॉजेस. So the revolt was also fueled by the overall feeling of anger and injustice among the peasants, workers and rulers who had lost their power. यानी कि जो ये रिवोल्ट था ये फ्यूल्ड हुआ था बाय द ओवरऑल फीलिंग ऑफ एंगर की वजह से, इनजस्टिस की वजह से, जो कि पेजेंट्स के साथ हुआ, वर्कर्स के साथ हुआ और रूलर्स के साथ हुआ जिन्होंने कि अपनी पावर को खो दिया. सो लीडर्स लाइक मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड नाना साहेब बिकेम द सिंबल्स ऑफ रेजिस्टेंस. सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इन शॉर्ट the revolt of 1857 was caused by a mix of political domination, economic exploitation, social interference and military grievances. यानी कि ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ. इट वॉज नॉट जस्ट अ मिलिट्री रिबेलियन, ये सिर्फ एक मिलिट्री रिबेलियन नहीं था बल्कि एक वाइड स्प्रेड अपराइजिंग था जिसने कि रिफ्लेक्ट किया हमारे एंगर और फ्रस्ट्रेशन को ऑफ द वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी. ठीक है, एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अ नोट ऑन द डिबेट ओवर एजुकेशन पॉलिसी अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी. यानी कि आपको इसमें क्या बताना है कि एजुकेशन पॉलिसी के क्या क्या डिबेट थी, ठीक है, अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी. So during the rule of East India Company in India, the question of how Indians should be educated became a major topic of debate. यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया में तो जो ये क्वेश्चन था कि इंडियंस को कैसे एजुकेट करना चाहिए ये बहुत ही मेजर टॉपिक था डिबेट का. There were two main groups with different ideas about education which shaped the policies of that time. यानी कि उस टाइम पे क्या थे, दो मेन ग्रुप्स थे, ठीक है, जिनका अलग अलग आइडिया था अबाउट द एजुकेशन जिसने कि इंडिया उस टाइम पे पॉलिसीज को शेप किया था. ठीक है, फर्स्ट इज ट्रेडिशनलिस्ट वर्सेस मॉडर्निस्ट. सो द फर्स्ट ग्रुप नोन एज ट्रेडिशनलिस्ट believe that the education should focus on Indian classical languages and culture such as Sanskrit, Persian and Arabic. यानी कि जो पहले ग्रुप है उसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनलिस्ट. ये बिलीव करते थे जो एजुकेशन है वो फोकस करना चाहिए इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस पे और कल्चर्स पे, जैसे कि संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, अरेबिक हो गया. ये दे थॉट दैट इंडियन नॉलेज, लिटरेचर एंड रिलीजन शुड बी प्रिजर्व. ये ऐसा सोचते थे
कि जो इंडियन नॉलेज है, लिटरेचर है, रिलीजन है, वो प्रिजर्व रहना चाहिए. दिस ग्रुप्स वॉज led by figures like Raja Ram Mohan Roy, who although a reformer initially stressed the importance of learning Indian classical texts alongside modern ideas. यानी कि जो ये ग्रुप था ये किसने लेड किया था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा. ठीक है, जो एक रिफॉर्मर थे. इनिशियली उन्होंने क्या किया? स्ट्रेस किया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट और साथ साथ ही में मॉडर्न आइडियाज़ को भी. सो द ट्रेडिशनलिस्ट फेयर दैट वेस्टर्न एजुकेशन माइट इरोड इंडियन कल्चर एंड रिलीजियस वैल्यूज. यानी कि जो ट्रेडिशनलिस्ट थे ये फेयर थे, इनको डर था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है क्या पता वो जो इंडिया का कल्चर है और रिलीजियस वैल्यूज है उनको इरोड ना कर दे. सो द सेकेंड ग्रुप्स कॉल्ड मॉडर्निस्ट आर्ग्यूड दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन वेस्टर्न नॉलेज. यानी कि जो मॉडर्निस्ट थे ये आर्ग्यू करते हैं कि जो एजुकेशन है वो फोकस करना चाहिए वेस्टर्न नॉलेज पे, स्पेशली साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज. ये बिलीव करते थे दैट इंट्रोड्यूसिंग यूरोपियन आइडियाज वुड हेल्प इंडिया प्रोग्रेस इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली. ये ऐसा बिलीव करते थे कि अगर हम यूरोपियन आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी मदद से क्या होगा? इंडिया इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली प्रोग्रेस करेगा. लॉर्ड मकाले वॉज अ की फिगर इन दिस ग्रुप. इसमें क्या थे? जो लॉर्ड मकाले थे वो क्या थे? आपका एक की फिगर था. सो इन 1835 ही फेमसली सपोर्टेड टीचिंग इंग्लिश इन वेस्टर्न सब्जेक्ट, सेइंग इट वुड क्रिएट अ क्लास ऑफ पीपल इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट. यानी कि 1835 में उन्होंने क्या किया? फेमसली उन्होंने सपोर्ट किया इंग्लिश को टीच करना और वेस्टर्न सब्जेक्ट्स को टीच करना, ये कह के कि दैट इट विल क्रिएट अ क्लास ऑफ पीपल जो कि इंडियन होंगे इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश होंगे इन टेस्ट, ओपिनियंस, मोरल्स एंड इंटेलेक्ट. So second is Macaulay Minute and its impact. In 1835, Lord Macaulay presented his minute on Indian education. यानी कि 1835 में लॉर्ड मकॉले ने क्या किया? प्रेजेंट किया his minute on Indian education. He recommended that the East India Company focus on English education rather than classical Indian education. उन्होंने रेकमेंड किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए रादर देन क्लासिकल इंडियन एजुकेशन पे. मकॉले आर्ग्यूड दैट वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस वर फार सुपीरियर एंड मोर यूजफुल देन ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग. मकाले ने ये आर्ग्यू किया कि जो आपका वेस्टर्न लिटरेचर है और साइंस है वो बहुत ही फार सुपीरियर है और मोर यूजफुल है देन द ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग. His recommendations led to the introduction of English education in schools and colleges, which became the foundation for modern education in India. जो उनकी recommendation थी उसकी वजह से क्या हुआ? इंट्रोडक्शन हुआ इंग्लिश एजुकेशन का इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो कि एक फाउंडेशन बना हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के लिए इन इंडिया. ठीक है. थर्ड इज इफेक्ट्स एंड क्रिटिसिज्म. सो द पॉलिसी हैड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स. यानी कि जो ये पॉलिसी थी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट्स थे. ऑन द पॉजिटिव साइड इट इंट्रोड्यूस इंडियंस टू मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी एंड आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी. यानी कि पॉजिटिव साइड देखें तो इसने क्या किया था? इंडियंस को इंट्रोड्यूस कराया था टू द मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी एंड द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी. मेनी इंडियंस गॉट जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड अदर फील्ड बिकॉज दे न्यू इंग्लिश. बहुत सारे इंडियंस को क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ में और भी सारे फील्ड्स में जॉब मिले क्योंकि उन्हें क्या है? इंग्लिश आती थी. ऑन द नेगेटिव साइड इट क्रिएटेड अ गैप बिटवीन इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस एंड दोज हु स्टडीज ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, लीडिंग टू कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोशल डिविजन. और नेगेटिव साइड अगर देखें तो क्या क्या इसने गैप क्रिएट कर दिया था बिटवीन द जिनको इंग्लिश आती थी, ठीक है, जिन इंडियंस को इंग्लिश आती थी और जिन इंडियंस ने क्या किया था? ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को स्टडी किया था, जिसकी वजह से क्या होता था? ऑफन कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे एंड सोशल डिविजन. In conclusion, we can say that the debate over education under the East India Company reflected a struggle between preserving Indian tradition and embracing Western modernity. यानी कि जो डिबेट था एजुकेशन को लेके अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करता है बिटवीन प्रिजर्विंग इंडियन ट्रेडिशन एंड एम्ब्रेसिंग वेस्टर्न मॉडर्निटी. So it influenced India's education system for years to come, shaping both opportunities and social division. ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए. ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.